श्री संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये व्यथा है दिल्ली वासी की और कहानी है ये नासमझ प्रशासक का। एक प्रशासक अगर नासमझ हो तो वो सूबे को कैसे बर्बाद कर सकता है, इसकी ये कहानी है। एक प्रशासक को जो नासमझ हो, अगर उसको असीमित पावर दे दिया जाए तो किस तरह से फली फूली बगिया को उजाड़ सकता है, उसका आज की चर्चा जीता जागता उदाहरण है। आज का ये चर्चा इस बात का साक्ष्य है कि चुनी हुई सरकार को एक नासमझ प्रशासक जिसके पास असीमित पावर हो कैसे शक्ति को छीन सकता है और रौंद सकता है। हालांकि इस पूरी कहानी, जो कुछ भी मैं कहना जा रहा हूं, मैं पहली बार नहीं कह रहा। इस कहानी के शिल्पकार इसी सदन में माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं जो बैठे हुए हैं। उन्होंने एक एक बात को प्रेस के जरिए दिल्ली की जनता के सामने रखा, सभी एजेंसीज के सामने रखा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा। एक नासमझ प्रशासक को अगर असीमित पावर दे दिया जाए तो उसका ये आतंक क्या हो सकता है, आज की चर्चा ये उदाहरण है। और ये कहानी शुरू होती है जो अभी विनय भाई ने कहा, सतबरी के जंगल से। सतबरी का जंगल जो इको सेंसिटिव एरिया माना गया, उस जंगल को कैसे उजाड़ा गया और दिल्ली के लोगों के सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, ये पूरी कहानी उसका उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ विस्तार से कुछ डेटा हमारे माननीय सदस्य साथी, जिनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, अभी जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं, बड़ी विस्तार से उन्होंने इस बात को रखा कि किस तरह से कैसे सतबरी के जंगल को उजाड़ा गया। माननीय एलजी साहब सतबरी के जंगल का दौरा करते हैं। माननीय एलजी किसी जंगल का दौरा करें और इको सेंसिटिव एरिया है तो उम्मीद ये थी कि जंगल और हरा भरा होगा, जंगल और सुंदर होगा और बढ़ेगा, जिसकी कोशिश दिल्ली सरकार की है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पिछले 10 साल में 3 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। डेटा यह कहता है कि हमारा ग्रीनरी एरिया 3% बढ़ा है। तो यह उम्मीद थी लोगों की, जब एलजी साहब सतबरी के जंगल में गए हैं तो यह ग्रीनरी का एरिया और बढ़ेगा और सुंदर होगा। लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी हुई कि 3 फरवरी को एलजी साहब जाते हैं और 12, 13 फरवरी, 14 फरवरी से वो जंगल उजाड़ने की कहानी शुरू होती है। आंकड़ा यह कह रहा है कि लगभग 1100 पेड़ काटे गए और ये 1100 पेड़ उस एरिया का था जो रिज पे है। रिज पे सभी पेड़ काटे गए और डीडीए का एक भी अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये पेड़ एलजी साहब के आदेश से, डीडीए के लोगों के आदेश के बाद ये पेड़ काटे गए। डीडीए ने कोर्ट को यहां तक गुमराह कर दिया कि ये जो मेल लिखा गया है, ये मेल कंप्यूटर को हैक करके किया गया। डीडीए के अधिकारियों ने मेल नहीं किया। ये डर और ये खौफ क्या दर्शाता है? ये डर, ये खौफ ये दर्शाता है कि एक नासमझ प्रशासक को असीमित पावर है तो वो किसी भी अधिकारी को बर्बाद कर सकता है। अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर झूठ बोला। हैरत और हास्यास्पद तो बात यह है अध्यक्ष महोदय कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा
क्योंकि वन विभाग दिल्ली सरकार के पास आता है। क्या वन विभाग का परमिशन लिया गया? और दिल्ली सरकार को एफिडेविट डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद माननीय हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में एनवायरमेंट के सेक्रेटरी, उस मीटिंग में जो हमारे जो प्रिंसिपल कंजर्वेटिव ऑफिसर हैं फॉरेस्ट के, वो सारे कंजर्वेटर्स सबको बुलाया गया। उस मीटिंग में एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा कि सभी घटना का तथ्यात्मक जानकारी सरकार को दी जाए। आपको सुन के आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, पूरे दिल्ली और देश के लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि एनवायरमेंट मिनिस्टर के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार के इस सरकार के सेक्रेटरी ने अपने मिनिस्टर को जानकारी नहीं दी। लगातार डायरेक्शन देने के बावजूद अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं किया? यह जवाब इसलिए नहीं दिया कि उसको पता था कि नासमझ प्रशासक के पास असीमित पावर है। अगर हम जानकारी देंगे तो गाज हम पे भी गिरेगा। फिर ऑल मिनिस्टर्स की मीटिंग में सभी मिनिस्टर्स ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में माननीय मिनिस्टर सौरभ भाई, अभी माननीय सीएम तब मिनिस्टर थी वो, अतिशी जी और इमरान भाई की एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सभी अधिकारियों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए डायरेक्शन दिया, लगातार डायरेक्शन दिया। बाद में एनवायरमेंट सेक्रेटरी की चिट्ठी आती है, बड़ा ही हास्यास्पद है, सुनकर आश्चर्य होगा आपको, कि एनवायरमेंट सेक्रेटरी ने यह लिखा कि हम अपने मंत्री के सिवाय बाकी किसी की जानकारी नहीं दे सकते और हमें अपनी मंत्री से डिटेल में बात हुई है, लिख के फैक्ट नहीं दिया। जबकि पक्ष के भी और विपक्ष के भी साथी, अब पूरे देश ही जानता है कि अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग विभाग के सेक्रेटरीज को बुलाते हैं, भले इस विभाग के हो या ना हो। और ये बात ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल में भी, चूंकि ये कमेटी एनवायरमेंट मिनिस्टर के डायरेक्शन पे बना था, लेकिन ये जानकारी वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को जानकारी मुहैया नहीं कराया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब जहां पे पेड़ कटा वहां गया तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने यह पाया कि ना केवल पेड़ काटा जा रहा है बल्कि पेड़ को जड़ से उखाड़ कर हटाया जा रहा है ताकि कोई साक्ष्य ना मिले। यह तो कोई घनघोर अपराधी कर सकता है, ये कोई प्रशासक नहीं कर सकता, वो कोई दिल्ली के अधिकारी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, जो आगे में कहने वाला हूं उससे भी सनसनीखेज कहानी है, जो सौरभ भाई पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ये रास्ता बनाने की जिम्मेदारी यूटी पैक के पास है। ये अभी जो प्रशासक हैं, जो एलजी साहब हैं, वो ये मई में बने, उससे पहले अप्रैल में यूटी पैक ने यह बताया कि यह रास्ता कहां से बनेगा। मई में जब ये प्रशासक बने हैं उसके बाद यूटी पैक ने जहां से रास्ता बनाने की बात की थी उसके उलट रास्ता बनाया गया। और ये रास्ता इसलिए उलट दिया गया, और यूटी पैक के चेयरमैन एलजी होते हैं, मेंबर होते हैं वीसी, ये रास्ता इसलिए बना दिया गया, पलट दिया गया, क्योंकि यूटी पैक जहां से रास्ता दे रही थी वहां फार्म हाउस था, और यूटी पैक ने इसलिए उधर से दिया था कि वो चाहता था कि ये जंगल ना कटे। तो आखिर एलजी साहब की ऐसी मजबूरी क्या थी कि फार्म हाउस वाले और जंगल में चुनने का अगर अवसर था तो उन्होंने फार्म हाउस वालों को चुना, दिल्ली के जंगल का सत्यानाश कर दिया। आखिर एलजी की ऐसी क्या मजबूरी थी
कि एलजी साहब ने दिल्ली के लोगों के सांसों के साथ खिलवाड़ किया। जिस जंगल को हम दिल्ली का फेफड़ा कहते थे, उस फेफड़ा को छेदने का काम किया। और ऐसा नहीं था, यूटी पैक ने यह भी लिखा था कि केवल फार्म हाउस के 5 से 10% एरिया लिए जाएंगे, पूरा पूरा फार्म हाउस जाएगा। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी एलजी साहब की कि एलजी साहब ने इतना बड़ा कुकृत्य किया। दिल्ली की जनता और हम सब सदन के सदस्य यह जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, बार बार सुप्रीम कोर्ट यह पूछती रही कि आखिर किसके आदेश पे जंगल काटा गया। एक भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने के लिए इस बात को नहीं माना कि जिम्मेदारी किसकी थी। सुप्रीम कोर्ट नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि एलजी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ना समझें। यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर रिज पे कोई जंगल कटेगा तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन सच को आप ज्यादा छुपा नहीं सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ठेकेदार को बुलाया। ठेकेदार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर यह किसकी परमिशन थी। तो ठेकेदार इनसे नहीं डर रहा था, क्योंकि ठेकेदार इनका माथा था नहीं था। उसने कहा कि मेरे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मेल आया, जिस मेल में उसने कहा कि हमने ये जंगल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मेल के बाद, इस मेल में ये लिखा था कि ऑनरेबल एलजी दौरा किए थे और वहां पे उसने मौखिक आदेश उन्होंने दिया था और उस मौखिक आदेश के कारण हमने इस जंगल को काटा। ठेकेदार ने यह भी कहा कि जंगल काटते समय वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वहां का एई, वहां का जेई सब दौरा करता रहा। सुप्रीम कोर्ट उस ठेकेदार ने यह भी कहा कि तत्कालीन इंजीनियर इन चीफ मेल में यह भी लिखा था कि ठेकेदार का कम्युनिकेशन इंजीनियर इन चीफ से होता रहेगा। अब जब बात एई जेई की आ गई, फिर एई जेई गवाह बना और उसने कहा हां, ये एलजी के आदेश पे ये हमने इस ठेकेदार को चिट्ठी लिखी थी। अब समझिए उसके बाद क्या होता है। और हद तो तब हो गई जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने यह कह दिया कि माननीय एलजी को यह जानकारी नहीं थी कि पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की जरूरत है। तब मैंने पहले कहा था कि एक नासमझ प्रशासक जिसके साथ पास असीमित पावर हो, तो चाहे कितने भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसके सामने सर झुकाएगा। अगर सर झुकाएगा तो दिल्ली को बर्बाद करेगा। अध्यक्ष महोदय, पूरी जांच पड़ताल के बाद में डीडीए के वीसी ने माफी मांगा, जिसमें कहा था कि ईमेल हैक हो गया हमारा, गलत एफिडेविट के लिए। मजाक बन गया इंस्टीट्यूशन का। और इस मजाक इसलिए बना कि एक नासमझ प्रशासक के पास असीमित पावर था, तो सब कुछ को उसने ताक पे रख दिया। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई की बारी आई। आपको सुन के आश्चर्य होगा, कार्रवाई किस पे हुई? उस एई और जेई पे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे जो कोर्ट में गवाह बना था। पहले ये सभी कह रहे जंगल कटने के बाद मुझे जानकारी मिली, तो 3 फरवरी के दौरे में जो डीडीए का वीसी, इंजीनियर इन चीफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कंजर्वेटर सब गए थे, कैसे जानकारी नहीं थी? इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। मेरे ख्याल से आज ही सुप्रीम कोर्ट में केस है और मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश से भी यह निवेदन करता हूं कि उस पूरी एफिडेविट को पढ़ें कि किस तरह से एक नासमझ प्रशासक ने सभी प्रशासनिक इकाई को झूठ बोलने पर मजबूर किया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी दोषी हो उसको बख्शा न जाए। एक बात बताइए अध्यक्ष महोदय, कि आज तमाम तरह की कवायद करने की इन्होंने कोशिश की। कहानियां तो बहुत सारी हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे किस किस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश एलजी साहब ने किया है। लेकिन आज इस पूरे जंगल काटने के एपिसोड में जिस तरह से चुनी हुई सरकार को सुपरसीड करके, सभी अधिकारियों को डरा करके
ये साजिशें की गई, आखिर उसका कारण क्या था? भाई, हम लोग दिल्ली के निवासी हैं। मैं इस सदन में आज रख रहा हूं, जो मैं रख रहा हूं उसकी जांच एजेंसी करे। वहां लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये जंग पहले यूटी पैकेज रास्ता बनाया था, उधर से रास्ता जाता तो कम से कम 75 फार्म हाउस को नुकसान पहुंचता। उस 75 फार्म हाउस वालों ने 2-2 करोड़ रुपए दिए हैं और वो 150 करोड़ रुपया लेकर के ये सारी कबायत जंगल को बर्बाद करने की, दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश प्रशासक ने रचा है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वो ईडी या वो सीबीआई जांच करे। जंगल बर्बाद हुआ दिल्ली का, वो जंगल जो इको सेंसिटिव एरिया था, जो रिस्क था। एक पेड़ काटने के लिए अगर मेरे यहां मेन सड़क पे एक सूखा हुआ पेड़ है, काटने के लिए 5 साल लगे, नहीं कट पाया। ये 1100 पेड़ ऐसे काट दिया तुमने, इतनी तुम्हारी हिम्मत, इसलिए कि तुमको केंद्र की सरकार ने और संवैधानिक बिल के जरिए पावर दे दिया। तो तुम्हारी नासमझी का आखिर भुगतान दिल्ली की जनता क्यों करे? उसका नुकसान चुनी हुई सरकार को क्यों हो? तो अगर थोड़ी सी भी शर्मो हया है बीजेपी में, तो मैं आज सदन से बीजेपी के सभी नेताओं से, खासकर प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे नासमझ प्रशासक को तुरंत इस्तीफा दिलाए ताकि दिल्ली की जनता का भला हो। बस इतनी मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गंभीर मुद्दे चर्चा करने का मौका दिया।